साथियों नमस्कार। टेक लीगल यस फोर चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 8 नवंबर के डिसीजन के बाद बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। साथियों, उनमें से एक प्रश्न का हम उत्तर तलाशने का प्रयास करेंगे कि आखिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मात्र 5,000 करोड़ रुपए बांटने के लिए इतना लंबा अवसर सरकार को क्यों प्रदान किया। क्या इतने लंबे अवसर के कारण निवेशकों का जो आर्थिक नुकसान होगा, जो आर्थिक परेशानियां होंगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या इन पहलुओं पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गौर नहीं किया? क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह गौर नहीं किया कि विगत 10-12 वर्षों से निवेशकों का पैसा अटका हुआ है और 12 वर्षों से निवेशक अपने पैसों को प्राप्त करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर गौर नहीं किया कि निवेशक अपना पैसा प्राप्त करने के लिए कई संगठनों, कई संस्थाओं, कई जो भी उससे संबंधित बने हैं, फोरम बने हैं, उन फोरमों पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? कभी हाई कोर्ट जा रहे हैं, कभी उपभोक्ता फोरम जा रहे हैं, कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा रहे हैं, कभी थाने जा रहे हैं। क्या इन सब पहलुओं पर गौर नहीं किया? क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अब तक लगभग 4 से 5,000 जो निवेशक आत्महत्या कर लिए हैं, क्या उनकी दयनीय स्थिति पर गौर नहीं किया? आखिर ऐसा क्यों आदेश पारित किया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने? यह बहुत ही अहम सवाल है। साथियों, अगर हम देखें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार 5,000 करोड़ रुपए बांटने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 वर्ष से अधिक का समय सरकार को दे दिया है। तो क्या 5,000 करोड़ रुपए ही जमा है? क्या 5,000 करोड़ रुपए में सारे निवेशकों का भुगतान हो जाएगा? भी 1 वर्ष से अधिक समय दिया गया है, तो क्या उतना ही रुपए है? अगर जैसा कि सरकार बताई है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी बताई है, लोकसभा में भी बताई है कि लगभग 76,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना है और 76,000 करोड़ रुपए मूलधन है। अगर हम मूलधन को सहारा के रेशियो से देखें तो लगभग उसका जस्ट डबल भी अगर हम करें तो लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। तो उतने रुपए का भुगतान, अगर 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान 1 साल से अधिक के समय में भी नहीं हो पाया, क्योंकि 1.5 से 2 साल तो ऑलरेडी होने जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार 1.5 से 2 साल का समय तो व्यतीत होने वाला है, अभी तक सिर्फ 1,200 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है और 5,000 माने 1,200 अगर हम निकाल दें तो 3,800 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए लगभग 1.5 साल का समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दे दिया गया। तो इन सब प्रश्नों पर जब हम गौर करते हैं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इन सब वास्तु स्थिति से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अवगत नहीं कराया गया है। निवेशकों के दुख दर्द के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अवगत नहीं कराया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यह भी अवगत नहीं कराया गया है कि कुल कितने निवेशक हैं, कुल कितने निवेशकों का पैसा जमा है और कितने निवेशकों का भुगतान संभव है इतने राशि से। इन सब का डाटा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में किसी के द्वारा नहीं दिया गया है, क्योंकि यह जो पिटीशन था, यह पिटीशन सहारा इंडिया से जुड़ा हुआ पिटीशन तो है नहीं। यह पिनाक पानी मोहंती जी का पिटीशन है। एक दूसरे चिट फंड कंपनी के भुगतान से संबंधित पिटीशन है। उस पिटीशन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक अंतरिम व्यवस्था करते हुए सरकार को आदेश दिया था कि सहारा का भी आप भुगतान कीजिए। तो इस पिटीशन में क्या जो निवेशक हैं, जो बहुत सारे निवेशक जो स्वतंत्र आवेदन लगाए हैं, अंतरिम आवेदन लगाए हैं, उन आवेदनों के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इन वास्तु स्थिति जो न्यायालय को देना चाहिए था। अगर वास्तविकता की जानकारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को होती, अगर भयावह स्थिति जो आज निर्मित हो गई है सहारा इंडिया परिवार में निवेशकों के प्रति, कार्यकर्ताओं के प्रति, अगर इनकी वास्तविक जानकारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को होती तो निश्चित रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो इस तरह का आदेश पारित किए हैं
इस तरह का आदेश पारित नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पे जो पिटीशन लगाया गया है उस पिटीशन में जो भी आवेदन फाइल हुए हैं वो सरकार के द्वारा फाइल हुए हैं, उसका विरोध करने वाला कोई नहीं था। क्योंकि जब तक हमारे सहारा इंडिया के निवेशक जिनको दुख दर्द है, जिनको पीड़ा है, वो अगर सामने पक्षकार नहीं है तो कोई भी आवेदन दीजिए, सरकार को तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को तो मानना ही है, क्योंकि उसका विरोध करने वाला कोई है नहीं। अब वहां पे कोई प्रश्न उठाने वाला ही नहीं था कि माने इतना लंबा अवसर क्यों दिया जा रहा है। वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर सरकार मांगी होती कि हमें 3 साल का अवसर दिया जाए, 5 साल का अवसर दिया जाए, तो वो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय अलाउ कर देती, क्योंकि विरोध में तो कोई था नहीं। तो यह एक बहुत विचित्र प्रकरण है और यह जनहित, हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को देखना चाहिए, दुख दर्द को समझना चाहिए निवेशकों का, लेकिन दुख दर्द के वास्तविक स्थिति के बारे में जब तक निवेशक नहीं बताएंगे तब तक यह संभव नहीं है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसमें कोई सही और वास्तविकता निर्णय मिल सके और हम निवेशकों का तत्काल अतिशीघ्र से शीघ्र भुगतान हो सके। साथियों, जैसा कि हम पहले के वीडियो में बताए थे कि माननीय इसी याचिका में ये हम लोगों को आवेदन लगाना चाहिए था, जैसे बहुत सारे संस्थाएं इसमें भाग ले रही हैं, उसमें अपने आप को एक पक्षकार के हैसियत से सरकार के आवेदन का विरोध करना चाहिए था। सरकार जो आवेदन फाइल की थी समय बढ़ाने के लिए, और हालांकि ऐसा लग रहा है कि सरकार वितरण कर रही है, लेकिन 9 दिन चले अढ़ाई कोस जैसे हाल है। आप धीरे धीरे वितरण करेंगे तो ऐसा वितरण करने में तो आपको वर्षों लग जाएंगे, और वर्षों में फिर निवेशकों का क्या हाल होगा, किस हिसाब से, किस हैसियत से, किस प्लान के साथ निवेशक उसमें अपना पैसा जमा किया था। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो सेवानिवृत्त हुए किसी भी पद से, और सेवानिवृत्त का सारा पैसा सहारा इंडिया में यह जानते हुए निवेश कर दिए कि अभी हमें आवश्यकता नहीं है, हम 5 साल के लिए रख देते हैं तो 5 साल में हमारा यह राशि डबल हो जाएगा, तो 5 साल बाद हमको इस राशि की आवश्यकता पड़ेगी तो हमारा यह कार्य सफल हो जाएगा, यह काम हम कर सकते हैं, कर लेंगे। यह सोच के इस प्लान के साथ सारा का सारा रकम जमा कर दिए। बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं कि अपना जो भी रिटायरमेंट के समय राशि मिलता है उस राशि को MIS प्लान सहारा का जो चलता था उसमें जमा कर दिए, और उसमें मासिक जैसे उनको एक पेंशन के रूप में मिलता था, ऐसा स्कीम सहारा इंडिया के द्वारा चलाया जाता था। लगभग 12% उसका रिटर्न सहारा इंडिया देती थी, तो वह सारा राशि जमा कर दिया और वह भी राशि फंसी हुई है। तो इन सब विषम परिस्थितियों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को गहनता से जांच करनी चाहिए थी, गहनता से विचार करना चाहिए था, और निवेशकों के हितों को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को आदेश पारित करना चाहिए था। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शायद निवेशकों के हितों को दरकरार करते हुए सरकार जो भी आवेदन दी, सरकार के मंशानुसार आवेदन को स्वीकार कर लिया, और यह स्वीकार होने से बहुत भारी क्षति हम निवेशकों को हो रही है, होगी, क्योंकि भाई 2025 तक, दिसंबर 2025 तक मात्र 5,000 करोड़ रुपए ही सरकार बांटेगी, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, उससे अधिक तो बांटना नहीं है। अब यह भी संभव है कि 2025 तक भी 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान सरकार के द्वारा न किया जाए, यह भी बहुत अधिक संभव है, क्योंकि विगत 2 साल में जब सिर्फ 1200 करोड़ का भुगतान हुआ है, तो 1 साल में 3800 करोड़ का भुगतान सरकार कर ले, यह भी संभव दिखाई नहीं देता। तो आगे आने वाले समय में यह परिलक्षित होता है कि जो राशि सरकार के पास बच जाएगी वह राशि पुनः सहारा से भी अकाउंट में चली जाएगी, और सरकार यह आवेदन लगा देगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कि सहारा इंडिया के जो वैध जमाकर्ता हैं, वैध जमाकर्ताओं का हमने भुगतान देने का प्रयास किया, और अब वैध जमाकर्ता नहीं है, जितने वैध जमाकर्ता थे उन लोगों का भुगतान हो गया, बाकी लोगों का
जो भी क्लेम आए थे वो क्लेम सही नहीं है, उनमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं और वो उन अनियमितताओं को इतने वर्षों से दूर नहीं किया जा सका। अतः यह जो राशि बची है इसको सहारा सेवी अकाउंट में जमा कर दिया जाए, यह भी संभव हो सकता है। तो अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोगों का जो पैसा है वह बहुत ही अधर में लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद ही कोई चमत्कारिक आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हो और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ऐसा आदेश पारित करे जो हम निवेशकों के हित में हो, तो यह उम्मीद हमको बहुत कम नजर आती है, क्योंकि ऐसा कोई संस्था है नहीं। और जो भी संस्थाएं इस तरह के आवेदन लगाई हैं, कुछ जनहित याचिकाएं लगाए गए हैं, उन जनहित याचिकाओं में भी सहारा को ही दोषी ठहराया गया है। अब सहारा इंडिया को दोषी ठहराया गया है और सहारा इंडिया वितरण नहीं कर पा रही है, तो सहारा इंडिया के वितरण को कार्य को सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है। और सरकार जब वितरण करने में अक्षम रहेगी तो निश्चित रूप से सहारा को बांटना नहीं है, सरकार बांट पाई जितने निवेशक हैं, तो बाकी जो निवेशक हैं उनका क्या होगा, यह बहुत ही जटिल प्रश्न है। इस प्रश्न पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को गहनता से विचार करना चाहिए था, क्योंकि यह विधि का सेटल्ड सिद्धांत है कि अगर कोई भी केस एक पक्षी भी हो जाता है तब भी दूसरे पक्ष का पक्ष समर्थन करने वाला अगर कोई हाजिर नहीं होता है तब भी उसके संपूर्ण हितों का ध्यान न्यायालय को देना पड़ता है और न्यायालय उनके संपूर्ण हितों का ध्यान देगी। ऐसा न हो कि अगर वो एक पक्षी है तो उनके साथ अनदेखा हो, उनके साथ जस्टिफाई न हो, उनको न्याय न मिल सके, ऐसा भी न्यायपालिका का सिद्धांत नहीं है। लेकिन इस आदेश से हमें लगता है कि दूसरे पक्ष के साथ कुछ न कुछ अनदेखी जरूर हुई है। हालांकि ऐसा कहना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कभी भी कोई गलत डिसीजन नहीं लेगी। लेकिन अब उम्मीद की किरण बहुत धूमिल नजर आती है। साथियों, मुझे सिर्फ इस आदेश पर इतना कहना है कि निवेशकों का कोई पक्ष समर्थन न करने के कारण यह आदेश पारित हुआ, नहीं तो निवेशकों के द्वारा अगर विकल्प दिया गया होता कि सहारा इंडिया को यह सौंप दिया जाए, क्योंकि 2 साल में सरकार सिर्फ 1200 करोड़ का भुगतान करती है और 1 साल से अधिक का समय मांग रही है, तो 2 साल में 1200 का की है तो 1 साल में 600 करोड़ का करेगी, 800 करोड़ का करेगी, अगर दूना गति से करेगी तो 2400 करोड़ का करेगी, फिर भी 5000 करोड़ रुपए का नहीं कर पाएगी और अपना जो स्पीड है वो दूना से अधिक तो कर नहीं सकती। तो इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ये एक आवेदन हम निवेशकों के जो संगठन बने हैं उनके माध्यम से लगाना चाहिए था, लेकिन इस तरह का कोई आवेदन नहीं लगाया गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश पारित किया। अब इसका विकल्प क्या है, इस विकल्प पर मैं अगले वीडियो में आप लोगों के समक्ष पुनः प्रस्तुत होऊंगा और इसका विकल्प बताऊंगा कि विकल्प क्या है, और संगठनों को इस संबंध में निश्चित रूप से उस विकल्प का पालन करना चाहिए ताकि हम निवेशकों के हितों का ध्यान रखा जाए, निवेशकों को कुछ न कुछ लाभ मिल सके। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। कृपया गलती हो क्षमा करें। नमस्कार।